अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरे गेस्ट हैं एक ऐसे युवा नेता जो बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ आती है, लोग इनके भाषण सुनने के लिए आते हैं। ये 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का असर पूरे बिहार में है, सारी की सारी 40 सीटों पर है। प्लीज वेलकम हमारे मेहमान नौजवान चिराग पासवान। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनंत विजय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मोदी के हनुमान चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर आरोप है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। चिराग, पापा रामविलास पासवान देश के बड़े नेताओं में से एक थे। उनका बड़ा प्रभाव था, सरकार में मंत्री थे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में। इतना सब कुछ घर में था, उसके बाद भी आप शुरू के दिनों में राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे बताऊं। अरे अभी तो शुरुआत है चिराग। ये हम नेपो किड्स के ऊपर अब ये दो धारी तलवार चलती है। मैं जिस दौर से आता हूँ, पिता के नक्शे कदमों पे चलना अच्छा माना जाता था, पर उसके बाद अब मैं मानता हूं कि अगर आप पिता के नक्शे कदमों पे चलें तो शायद उससे बड़ा गुनाह कुछ और नहीं है। उस वक्त भी मैंने एक ईमानदार प्रयास किया, एक ऑल्टरनेटिव करियर की ट्राई मैंने किया, बट जितना आपने ट्रेलर देखा उसी से ही पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है इसका। क्यों, कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं आई? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले हैं। आपने बीच में फैशन डिजाइनर का करियर भी ट्राई किया था। जी, मतलब दैट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड हु नोज बेटर देन यू। वो एक समर वेकेशन का एक शौक था, गर्मी की छुट्टियां, स्कूल के दिनों की बात है, मतलब यू स्टिल रिमेंबर, ये उस वक्त की बात है। बट हाँ, वो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, चला वो भी नहीं। अंतोगत्वा नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया कि उन्हीं की तरह मौसम के रुख को अगर मैं भाप सकूँ। इस सरकार कौन सी आ रही, बात ये नहीं है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी। अब देखिए, 2014 में आप उस वक्त यूपी में थे, कांग्रेस के साथ थे। सोनिया गांधी आपकी पड़ोसन थी, बगल में रहती थी, कभी कभी पैदल चल के मिलने घर आती थी जी। लेकिन चिराग पासवान ने आके उनका पत्ता काट दिया। पत्ता किसी का नहीं काटा। आई थिंक नीड ऑफ द आवर था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मन से हर बार मैंने स्वीकारा भी है। और उनका जो विजन उस वक्त था, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब की राजनीति में। एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार,
बहुत ज़्यादा जातियों में सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोदी के हनुमान बन गए इवेंचुअली। ये एक किस्सा है इसके पीछे, ये अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हनुमान बना और कैसे हनुमान बना। 2020 का चुनाव था रजत सर, तो उस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त, थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ही कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो है वो हनुमान बन गया। लेकिन देखिए विरोधाभास है, रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे, Right. वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। और अब आजकल लालू जी कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अच्छा क्यों करेंगे, पहले मुझे ये बात बताए ना, कोई क्यों करेंगे? ये तो लालू जी बताएंगे। हाँ नहीं, मतलब वो कारण तो दे कि क्यों, जरूरत क्या है, किस वजह से वो संविधान को खत्म किया जाएगा, बदला जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने इसी संविधान की वजह से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के, प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा? और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये भ्रम फैलाने की आदत है। 2015 का भी रजत सर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात। मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? गारंटी मैं रखता हूं ना, मैं देता हूं। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। फॉर एन एग्जाम्पल 2019, अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था, सत्र को एक्सटेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए। तो ऐसे में ये गारंटी प्रधानमंत्री की तो है ही है, पर आज की तारीख में गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि भाई जब तक चिराग पासवान है, कम से कम इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी गरीब का कोई हक छीना जाएगा, ये विश्वास मैं दूंगा। दूसरी बात, लालू जी याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान तो सेक्युलर थे और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, इनके राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा मेरी समझ के परे है। एक धर्म विशेष की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना अगर सेक्युलरिज्म है तो मैं नहीं मानता ऐसे सेक्युलरिज्म को। मैं मानता हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, और ये सेक्युलरिज्म हम लोग के मन में बसा हुआ है। इसका दिखावा करने से, या हर एक की अपनी आस्था है। रजत सर आप देखेंगे मेरी अपनी आस्था, मैं पूजा पाठ करता हूं और मैं जाता हूं, मैं खुलेआम मैं मंदिर जाता हूं, मैं आस्था रखता हूं, बट कतई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का मैं सम्मान नहीं करता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे ये लिबर्टी आपको मिलती है, और यही एक ऐसा देश है जहां पे इतनी स्वतंत्रता आपको मिलती है कि आप हर धर्म का पालन, हर धर्म
को जैसे आपको निभाना आप निभा सकते हैं। देखिए, बिहार में लालू जी के भाषण सुनते हैं, तेजस्वी के भाषण सुनते हैं, उनका आरोप यह है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये लोग किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? जब ये लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बातें करके भी तो ये लोग इसी पे ही ना वोट मांग रहे हैं। आज की तारीख में जो एक्चुअल बिहार के मुद्दे हैं उसको ये लोग उठाएंगे नहीं। भाई, राम मंदिर एक लंबे समय से, और ये कौन सी नई बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और मुझे तो खुशी इस बात की रजा सर कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल समाप्त हुए ये तमाम विवाद जिसपे दशकों तक राजनीति होती रही। हम लोगों ने लंबे समय तक हम लोगों ने देखा, मुझे तो अपने जन्म से याद है कि मैं जब देखता था चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा आता था। लेट 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, वो तमाम दशक हम लोगों ने बिता दिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के विवाद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को लेकर, लंबे समय तक विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। इस सरकार ने कम से कम वंस एंड फॉर ऑल इन सबका समाधान तो किया। बन गया राम मंदिर, हो गया। जिसकी आस्था है वो जाएगा जाएगा। ये लोग बोलते हैं उसको इवेंट बना दिया। भाई, भगवान राम 500 साल के बाद अपने भवन में जा रहे हैं, क्या वो बड़ी बात नहीं है? जो लोग आस्था रखते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए वो एक बड़ी बात है। और ये लोग बोलते हैं कि उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया गया। मुझे बताया ना कितने बीजेपी के मंत्री। देखिए, राहुल गांधी की ये बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर आपने अमिताभ बच्चन को देखा, आपने ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, किसी गरीब आदमी को नहीं देखा। क्योंकि ये लोग गए नहीं ना वहां पे, तो इनको पता नहीं है कि कौन कौन गए। हाँ, वही तो, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं गए तो इनको पता नहीं है वहां पे साधु संत समाज से लेकर समाज के हर वर्ग। और ये समावेशी विकास, इसी की बात तो मेरे प्रधानमंत्री करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। राजनीति को पहली बार देश के हर एक क्षेत्र से जोड़ा गया। भले वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, भले वो, भाई भारतीय सिनेमा भी तो हम ही लोगों के देश का एक गौरव है, एक सम्मान है। क्यों उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाए? क्या क्यों उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बुलाया जाए? तो समाज के अमीर से गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़कर एक मंच पर लाने की सोच ही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आप कितना भी सबका साथ सबका विकास कहें, ये तो आप जानते हैं बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक मुश्त वोट लालू जी की पार्टी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बताता हूं, आप मेरे हमेशा जाता है। नहीं, आप मेरे उसका निकाल के देख लीजिए। मैं अपनी लोकसभा का मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 2014 में, 2019 में, दोनों बार, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं, हर बार मुसलमानों ने मेरे लिए वोट किया है, यादवों ने मेरे लिए वोट किया है। और मैं कहता हूं रजत सर, मैं नहीं मानता ये जात पात धर्म मजहब। हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बिहारी को मुसलमान बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, वो बिहारी है, बस बात खत्म है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं, मैं बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करता हूं। और अगर भारत को अगर विकसित राज्य बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा। जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फ़र्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई, पहली बात तो कौन क्या खाता है, नहीं खाता है, इससे किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आप भी क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना? प्रॉब्लम अराइजेज जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं। एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बनाकर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहां देश में, हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना। आपकी इंटेंशन ही है कि आप एक बड़े वर्ग की, एक बड़ी आबादी की आस्था को आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करें। नवरात्रि का पहला दिन, हकीकत है मैं भी उस दिन पूजा करके हटा था, एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज हिम लहराइंग दैट मछली इन हेलीकॉप्टर। क्या मतलब है? अगर एक दिन पहले का अगर वो वीडियो था तो आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी तो एक्टिव होगी ना कि उसको सेम डे पोस्ट कर सकती थी।
नवरात्रि के पहले ही दिन क्यों पोस्ट करना? सो दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके के वीडियो को लाने। चिराग, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार आई तो मोदी जी तय करेंगे आप क्या खाएंगे, रियली क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन के रह गए। एक गुजरात में तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, एक राज्य में उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये वही सारी बातें हैं रजा सर, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं ना, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ने लग जाती हैं। आपके पास खुद एक लंबा समय था, जिस परिवार से आप आते हैं, आपकी पार्टी, आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक बिहार के सर्वोच्च पद पर थे। आप चाहते तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर कर सकते थे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 90 का दशक वो वही जंगल राज है। 90 का दशक वही दौर है जब सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ। आज भी मेरे युवा साथी जो 90 के समय से पलायन किए हुए हैं, वो दूसरे राज्य में गए, वहीं पर जाकर उन्होंने नौकरी की, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए। आज जब कोरोना जैसी महामारी में अपने राज्य में आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहलाया जाता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां बनाई किसने, किन्होंने? तो इन लोगों के पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें कि मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म, तो लोकतंत्र खत्म, भाई वो आज से नहीं, वो 2000 से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, आज 25 साल होने को आ रहे हैं उनको। ना उस राज्य में कुछ गलत हुआ, ना देश में कुछ गलत हुआ। तो 400 पार हो जाएगा 100%। एक सवाल और ले सकते हैं? हाँ। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आपका कंगना जी के साथ फिल्म में आपने की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेंगे? मैं कंगना जी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनको कतई कोई टिप्स की जरूरत नहीं है। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। वो अच्छा जानती है अच्छे से अपना भला बुरा, अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही है। तो एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में चिराग पासवान पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं युवा नेता चिराग पासवान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर आरोप है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। चिराग, लालू जी आजकल रोज याद दिलाते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन चिराग के परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ तो पापा भी राजनीति में, चाचा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, बहनोई भी राजनीति में। नहीं तो अब क्या, चाचा भाई सब चले गए हैं, परिवार थोड़ा छोटा रह गया है मेरा। ले दे के एक मेरे जीजा जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से वो जीतेंगे। 2014 में बहुत चला था परिवारवाद। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, जब यहाँ पर भी आया था, उस वक्त भी ऐसा सही एक सवाल आया था मेरे सामने और उस वक्त भी यही था कि ये परिवारवाद है, उनका बेटा है इसीलिए आ रहा है। उस वक्त मैं महज 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। 2019 में ये वोट का अंतर, ये वोट का मार्जिन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ। तो मतलब 14 से 19 तक मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, लोगों का विश्वास जीता। ये कारण बना कि आज की तारीख में 2014 से बड़ा जनादेश मुझे 2019 में मिला। 2020 में मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल सब मुझसे छीन लिया गया। मुझे अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से शुरुआत की, जहां पर मैंने नए पार्टी के नाम से, नए पार्टी के लोगों के साथ, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, लोगों का विश्वास मैंने जीता। आज गठबंधन में कोई खैरात में तो सीटें नहीं देता है। आज की तारीख में अगर 5 सीटें अगर गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को, जहां बिहार में मात्र 40 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें दी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी इसके पीछे कारण। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 5 सीटें के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान का परिवार नहीं है, लालू जी का परिवार। लालू जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, रोहिणी को चुनाव लड़ाएं, मीसा को चुनाव लड़ाएं,
तो वो परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लड़ाइए, बट मीसा दी 2 बार चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आप तीसरी बार भी आप उन्हें टिकट दे देते हैं, ये गलत है। और वो किसके सामने चुनाव हारती हैं? रामकृपाल जी के सामने। कौन है रामकृपाल जी? एक कार्यकर्ता। जब तक राजद में भी रहे कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, जब वो भाजपा में भी आए तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैवीवेट सरनेम आपके साथ हो, वो आपकी जीत का क्राइटेरिया कतई नहीं हो सकता। इवेंचुअली आपका सामर्थ्य आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन आपने जो टिकट दिए हैं उसमें एक जेडीयू के एमएलसी की वाइफ हैं, एक जेडीयू के नेता के बेटी हैं, जमुई से आपके वीणा देवी हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी परिवार के, किसी के भाई, किसी की बेटी, किसी भाई। आप शांभवी की बात कर रहे हैं, जिनको आप एक नेता की बेटी बता रही है। मैं एक यंग लड़की देखता हूं जो पढ़ी लिखी है, जो जानकार है, वेल एजुकेटेड, वेल लर्नेड, जो बोलती अच्छा है, जिसका एक अपना समाज सेवा का एक अनुभव रहा है। आप वीणा जी की बात कर रहे हैं, चलिए वीणा जी वो पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, जीती थी, उनके पास एक अपना अनुभव है। मैं राजेश वर्मा को मैं देखता हूं जो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। यंग लड़का जो बोलता अच्छा है, जिसका एक अपना राजनीतिक अनुभव रहा है बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। वो डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए पर भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये वो तस्वीर है जो मैं बिहार की देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज तक बिहार की तस्वीर रजत सर कैसी आती थी? बिहार आपराधिक, भ्रष्टाचार, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। कल को आपको भी गर्व होगा जब ये चेहरे अरुण भारती हो, शांभवी हो या राजेश वर्मा हो, फॉर दैट मैटर मैं चिराग पासवान को भी युवाओं में ही गिनूंगा। ये वो युवा चेहरे हैं जो पढ़े लिखे, जो सामने आएंगे और बिहार की छवि को जब रखेंगे। लेकिन चिराग, सवाल ये कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, उनके परिवार की बात करेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी के जितने नेता हैं, सम्राट चौधरी वो भी एक परिवार से आए, संजय जायसवाल, तो मैं थोड़ी परिवारवाद पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। जो बोलेंगे उनसे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ परिवारवाद। जिनके साथ ने अलायंस किया उनसे एक बार पूछिए तो सही, भाई परिवार की बात क्यों करते? नो, सो आई टोल्ड यू ना, मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर आप रजत सर वो संबोधन सुनेंगे पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में, उनका अंतिम संबोधन लोकसभा में जो था, उसको अगर आप सुनेंगे, वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने परिवारवाद को लेकर अपनी बातों को रखा, क्योंकि उस वक्त भी यही विपक्ष के कुछ लोग थे जो पुनः भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर बार बार परिवारवाद और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो उस वक्त भी मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली इन बातों को रखा है कि भाई कोई अपने सामर्थ्य से सामने आ रहा है। अब मैं नहीं जाना चाहता किसी का नाम लेने, बट कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को लॉन्च ही कर रहे हैं और वो नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं। वो गलत है। आप ठीक है, अगर आप मौका दे रहे हैं दीजिए, बट अगर नहीं कोई चल रहा तो बार बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बीजेपी वाले गोबर को हलवा और हलवा को गोबर कह के बेच देते हैं। उसी चीज को इन्होंने 90 के दशक से सीखा है, इसीलिए वो ऐसे उदाहरण देते हैं, गोबर, चारा, हलवा। आप चारे की बात कर रहे हैं, देखिए चारा घोटाले का नाम बार बार आता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर लालू यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, अगर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते तो चारा चोर के बजाय वो भाईचारा वाले हो जाते। पता है क्या मतलब, खैर अभी हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग फन वे में ले रहे हैं, बट इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, देश के जुडिशियल सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के एक ऐसे स्तंभ के ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं जिसने मजबूती से लोकतंत्र को संभाले रखा है। जब जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से नकारते हैं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है रजत सर, मेरा विश्वास है भारत के जुडिशियल सिस्टम पे। मैं मानता हूं अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ नहीं गलत होगा, पर हाँ अगर आप दोषी हैं तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये ताकत भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में है। देखिए, ये सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। कारण है इसीलिए तो डाला है।
नहीं कारण होते, आप मत दीजिए ना कारण, मत दीजिए आप कारण। और आज देख लीजिए केजरीवाल जी किनका समर्थन ले रहे हैं, किनका समर्थन ले रहे हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, वॉट एवर अलायंस, तो उस मंच पे जब केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए थे, उस मंच पे कौन लोग थे, आप एक एक का चेहरा जूम इन करके दिखाइए। ये वही लोग हैं जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेकर घूमते थे उसी गांधी मैदान में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में। इन्हीं लोगों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, और आज उन्हीं लोगों का समर्थन ले रहे हैं अपने आप को जेल से बाहर निकलवाने का। क्या ये सच है कि तेजस्वी जी आपके बचपन से मित्र हैं और आप अभी भी उनके साथ रहते हैं, मतलब उनसे बातचीत होती है? साथ तो नहीं रहता, बट हाँ मेरे मित्र हैं, मित्र नहीं भाई हैं मेरे, छोटे भाई। मैंने हमेशा तेजस्वी को मैंने कहा है, माना है, और कारण है, मतलब आप सब भी रिलेट करेंगे, आपके पिता के दोस्त, उनके बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे पिता का आदरणीय लालू जी का बहुत गहरा संबंध रहा है, दोनों ने साथ काम किया है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहे हैं। ये कारण है कि मेरी बचपन से तेजस्वी से वो मुलाकात, वो परिचय था। जिनको आप भाई और मित्र और इतना प्यार से बोल रहे हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग में आपकी माँ को गाली दी गई। हाँ। आज जब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, आज मैं हूँ दुखी, आज मुझे है तकलीफ इस बात की कि जिसको मैंने हमेशा अपना छोटा भाई बोला, उसी के सामने मेरे परिवार के लोगों को गालियाँ दी गई मेरे लिए। और मैं खुल के बोलता हूँ, भले मैं किसी भी अलायंस में हूँ, मुझे नहीं डर लगता इस बात को कहने में, मेरे लिए राबड़ी जी मेरी माँ है और मैं मानता हूँ उनको अपनी माँ। मेरे लिए मीसा दी मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए रोहिणी मेरी बहन है, मेरा वो रिश्ता रहा है उस परिवार से। आज भले मैं दूसरे अलायंस में रहूं, बट मेरा उस रिश्ते को मैंने हमेशा बनाए रखना है। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। मैं अगर तेजस्वी की जगह होता और मेरे सामने अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में इस तरीके से कहा जा रहा होता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं वहीं पे एक कड़ा विरोध में दर्ज कराता। बट इस तरीके की भाषा की कतई कोई गुंजाइश नहीं। आप कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादा में रह के कर सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया है, तेजस्वी ने कहा कि हम तो मंच पर थे, नीचे से कौन क्या बोल के वीडियो बना देता है, हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मुझे तो हर रोज हजारों लोग गालियां देते हैं। नाउ दिस इज इवन वर्स, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरी माँ आपकी भी माँ है, और ये बात मेरी माँ की या किसी की माँ की नहीं है, ये हर किसी की है। हम सब परिवार से आते हैं, हम सबकी माएँ हैं, हम सबकी बहनें हैं, बेटियां हैं। अब किसी भी महिला के बारे में आप ऐसा सुन कैसे सकते हैं, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि मैंने सुना नहीं। रजत सर, ये सामने, ये ऐसे ही मंच होता है, हम लोग पोडियम पे होते हैं सामने एक पंक्ति पे। हम लोग तो पीएम साहब की सभा में जाते हैं जहाँ पे इतना बड़ा डी बना रहता है, उसके बाद भी वहाँ से कोई चिल्लाता है तो प्रधानमंत्री को सुनाई देता है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कौन तकलीफ में खड़ा है। ऐसे में पहली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते, जिसको आप बिना बीप किए हुए दिखा भी नहीं सकते नेशनल चैनल्स पे, और आप खामोशी से आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं। आप कीजिए ना भाई। आपके सामने कोई अगर तेजस्वी को गाली देता इस तरह, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैं गाली तेजस्वी का मैं किसी के लिए नहीं सुनूंगा, मैं किसी इंसान के लिए नहीं सुनूंगा। सभ्य समाज में गाली की कहीं कोई जगह नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं मर्यादित शब्दों में रहकर। आप ही देखिए एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड भी बोल दिया, सब बोल दिया, बट मर्यादित होके आप ये कर सकते हैं। आज सोचिए एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दे रहा है और उसका कुछ नहीं हुआ। सोचिए वो व्यक्ति जब किसी गांव में जाएगा, वहाँ पर जाकर बहन बेटी माँ के साथ ना सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, संभवतः गलत हरकतें भी करेगा, और वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के लिए बोल दिया, तब कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक गांव की आम महिला है। जो बिहार के लोग हैं वो उनका एनालिसिस ये है कि ये यादव की पासवान को गाली है। अरे प्रभु, यही डिवीजन है, यही डिवीजन है। आप मुझे बताइए, क्या हर यादव हर पासवान के खिलाफ है? क्या राजद में पासवान नहीं है और भाजपा में यादव नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये वो बांटने की राजनीति है जिस पर ये लोग दशकों से रोटियां सेकते हैं। मैं नहीं मानता कोई यादव है, मैं नहीं मानता कोई पासवान है, मैं नहीं मानता कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, मैं नहीं मानता। हम सब बिहारी हैं,
हम सब बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई एक ऐसा राज्य जो सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज जब दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, मेरे प्रधानमंत्री गर्व से नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर बैकड्रॉप में रखकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तस्वीरें खिंचवाते हैं। और आज उस गौरव को हम लोग खो चुके हैं। आज बिहार में शिक्षा के हालात देखिए, उन परिस्थितियों को बदलने की हम लोग को ज़रूरत है। तो ये MY समीकरण बनाते हैं और MY समीकरण बनाकर ये लोग बंटवारा करते हैं। मेरा भी है MY समीकरण, मेरा महिला समीकरण है, मेरा युवा समीकरण है। मैं महिलाओं को जोड़ूंगा, वो किसी भी जाति की हो। मैं युवाओं को जोड़ूंगा, भले वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो। पर जब आप जातियों में बांटते हैं, आप बिहार को बर्बाद करते हैं। एक सवाल और ले सकते हैं। आप बिहार, अगर आप जीतते हैं, आप बिहार का CM बनना चाहेंगे या केंद्र सरकार में मंत्री? इंग्लिश में एक कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर आपके चाहने से ही सब हो जाता, मेरी चाहत पे हकीकत का इतना असर होता, तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरा परिवार नहीं टूटता, मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। बट चाहत एक तरफ है, हकीकत एक तरफ है। मैं ईमानदारी से बस अपना प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। मुझे 3 साल पहले नहीं पता था, मतलब जो कहा जाता है नेपो किड, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और पता नहीं सोने का चम्मच, चांदी का पालना, क्या क्या नहीं कहा गया। कट टू वन फाइन डे मेरे पास एक घर भी नहीं था। रातों रात मेरे घर का सामान फेंक के सड़क पे फेंक दिया गया। तो ऐसे में उन चाहतों के कोई मायने नहीं रहते हकीकत के सामने। तो मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, बट इतना मुझे पता है कि चिराग पासवान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। विपरीत से विपरीत हो, सहज से सहज हो, हर परिस्थिति के लिए। एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में चिराग पासवान पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। भविष्य में इस बात की कोई संभावना है आप कभी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? कहा जाता है यू शुड नेवर से नेवर, बट आई थिंक दिस इज वन थिंग आई कैन श्योरली से नेवर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं युवा नेता चिराग पासवान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर इल्जाम है कि ये बदले की राजनीति करते हैं। मेरे जैसा मासूम चेहरा बदले की राजनीति। जी, नीतीश कुमार जी ने आपको परेशान किया, हर्ट किया, अपमान किया और आपने गांठ बांध ली मन में। आप 2020 की आप बात कर रहे हैं, चुनाव की। तो 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा के वो चुनाव थे और मैंने बिहारी फर्स्ट एक मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया था, जिसमें बिहार की जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान है। बिहार में राजस्व कैसे बढ़ेगा, बिहार में आप रिलीजियस टूरिज्म को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एग्रो प्रो स्टेट है हमारा, वहाँ पे फार्मर्स की समस्याओं को आप कैसे हल कर सकते हैं, वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर वहाँ के उत्पादन को आप कैसे आप देश विदेशों में आप भिजवा सकते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी को खिसका के कैसे 43 पर ला सकते हैं। आपने वो पूरा चुनाव नीतीश जी के खिलाफ लड़ा? नहीं, मैंने उनके खिलाफ नहीं लड़ा। मैंने बिहारी फर्स्ट को मैं चाहता था कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जा सके। गठबंधन के भीतर उसको लेकर एक आम सहमति नहीं बनी। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं ऑल्टरनेटिव अलायंस में जाता, विच वॉज विद राजद एंड कांग्रेस एंड एवरीथिंग, बट फिर मोदी का हनुमान हूँ, ये भी नहीं कर सकता था, तो उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। तो उस वक्त पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग लड़े ईमानदारी से। जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़े, जीते नहीं, बट हाँ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। आपका तो कम नुकसान हुआ, नीतीश जी का ज्यादा हुआ। वो कहते हैं कि नीतीश जी का घर फूंक के तमाशा देखा चिराग ने। कतई नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं उनमें से हुई ही नहीं कि दूसरों के दुख पे मैं खुशी मनाऊं। अपनी अचीवमेंट्स में प्राउड जरूर फील करता हूं, बट दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वालों में से नहीं। ये बात किसी और ने नहीं कही, आपके चाचा पशुपति पारस। आज पूछेगा उनसे क्या कहेंगे। अब तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिराग ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे मैं ख़त्म करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं हमेशा पद का, रुतबे का, तजुर्बे का सम्मान करने वाला आदमी हूँ, और अभी शुरुआत है मेरी राजनीति की। मैं कतई उस स्तर पे नहीं हूँ कि राजनीति के धुरंधरों से मैं इस तरीके की भावना रख सकूँ या इस तरीके का बदला, एज यू सेड, मैं ले सकूं। मेरी वो हैसियत नहीं है।
मेरे मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मैंने सिर्फ एक ईमानदार कोशिश की थी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की, चुनाव लड़कर अपने पार्टी के विधायकों को जिताने की, जो उस वक्त नहीं हो पाया। बट ये बात सोच सच है कि उसको आपने अपने चाचा से ये कहा कि बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। अच्छा, एक बार के लिए मैं चाहूँगा कि अब हम लोग अब अदालत में खड़े ही हैं, तो एक बार के लिए आप वकील की भूमिका छोड़ के मेरे गवाह बन जाइए, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने मुझे, नॉट सेइंग कि आप उम्र में बहुत ज़्यादा, बट आपने मुझे लिटरली बचपन से देखा। आपको ऐसा लगता है, आप मेरी माँ को भी अच्छे से जानते हैं, पापा को भी आप अच्छे से जानते थे, आपको लगता है कि मेरे अंदर वो संस्कार हैं ऐसे कि मैं अपने बड़ों को अपमानित कर सकूं। मैं मानता हूं गुस्से में उस वक्त उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो मुझे लगता है आज शायद वो रिग्रेट भी करते होंगे, क्योंकि वो बातें कतई सही नहीं थी। मेरे लिए मेरे पिता के बाद वो मेरे पिता थे। आप जानते हैं हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग तो चाचा चाची ये भी नहीं बोलते, हम लोग तो मझले पापा, छोटे पापा, मझली मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, यही हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे में मेरे पापा के बाद वो मेरे पापा थे, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, अब ठीक है वो गुस्से में थे, नाराज थे, बट मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, रजत सर मुझे बताइएगा, अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते? क्या वो मुझे एक बार बैठाकर, अगर मुझसे कहीं नाराजगी भी थी, मेरा कान पकड़ सकते थे, मुझे 2 थप्पड़ मार सकते थे, मुझे डांट सकते थे, समझा सकते थे, एक बार तो बोलते मुझे कुछ कि कोई तकलीफ है? पर वही है ना कि उन्होंने मुझे कभी अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। एक बार दिल से अपना बेटा मान लेते, ये तकलीफ कभी होती ही नहीं। चिराग, जो मेरे आपके आप पिता रामविलास जी से संबंध रहे थे, जो मेरे आपसे संबंध है, उसको देखते मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सवाल पूछना, लेकिन मेरा काम है। प्रिंस, उसने ये कहा कि मेरे पिता का अपमान हुआ, इसलिए हमने पार्टी तोड़ दी, इसलिए हम परिवार से अलग हो गए। ही वॉज लाइक माई किड ब्रदर, मतलब वो मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा था। आप अभी भी आप जाकर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में जो इनकी शाखा है, वहाँ पे उसकी रिपोर्ट कार्ड्स मैं साइन करता था, उसकी पीटीएस में मैं जाता था। जिसको मैंने बेटे की तरह पाला, बायो पढ़ाता था, उसको मैथ्स पढ़ाता था, इंग्लिश सिखाता था, ग्रूमिंग करता था उसको। ऐसे में आज वो इस तरीके से, और मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो मेरी माँ, जो उसके लिए बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी थी, आज राजनीतिक द्वेष इतने ज़्यादा हो गए कि आप उनका नाम ले रहे हैं, और वो भी गलत नाम ले रहे हैं। मेरी माँ, आप भी जानते हैं कि वो सरदारनी है, पंजाबी हैं, और पंजाबियों में शर्मा नहीं टाइटल होते हैं वहाँ पे। वो उनका गलत नाम लेकर बोलता है रीना शर्मा पासवान, वो कौर हैं, वहाँ पे कौर, सिंह, सरदारों में वही टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं। रीना शर्मा पासवान उनका नाम लेकर वो बोलने लगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात इतनी ज़्यादा बुरी हो सकती है कि आप रिश्तों की मर्यादा को ऐसे तार तार कर दें। देखिए, जिनको आप मंझले पापा कहते थे, अगर वो नाराज़ थे, वो कुछ कर रहे थे, तो आप उनके पास जाते, उनसे बात करते, मनाने की कोशिश करते? ये मिसिंग लिंक है। मैं गया था, बल्कि मैं टाइफॉइड में था उस वक्त। मुझे भी न्यूज़ से ही पता चला कि ये सब हुआ। 13 जून की वो रात थी रजत सर, 13 जून 2021 की वो रात थी जब मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि ऐसे ऐसे पार्टी परिवार में टूट हुई है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 14 जून की सुबह, और वो सारे विजुअल्स यूट्यूब पे भी हैं, आपके आर्काइव्स में भी होंगे। मैं बीमार चल रहा था, टाइफॉइड था मुझे, हाथ में कैंडुला लगा हुआ था, ड्रिप चल रही थी। एंड मैं गया उनके घर पे, और लगभग 1.5 घंटे तक मैं घर के बाहर, कौन सा घर? वही घर जो मेरा था, जिस घर के आंगन में मैं खेलता था, हक से जाता था, दरवाज़ा खुलता था, बैठता था, खाता था, आज उसी घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। 1.5 घंटे तक उस बीमारी की हालत में मैं बाहर गाड़ी में ही मैं बैठा रहा। 1.5 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है, मैं घर के अंदर जाता हूँ, और सबसे पहले मुझे मछली मम्मी, चाची हमारी, वो दिखाई देती हैं। मैं जाता हूँ, मैं उनके पाँव छूता हूँ, वो 2 कदम पीछे कर लेती हैं और मुझे बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को ऐसे कर्ज कर सकती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं तो उस दिन अपना सब कुछ देने ही गया था, मुझे बस ये था कि भाई आप परिवार मत तोड़िए, पार्टी मत तोड़िए। पापा ने बहुत मेहनत से, खून पसीने से इसको सींचा है। अगर लगता है मुझसे ही कहीं गलती हुई है तो मैं सब आपको देने को तैयार हूँ। मैं तो गया ही था छोटा बनकर, पर उस वक्त भी उन्होंने दरवाजे मुझ पे बंद कर दिया। रामविलास जी कभी नहीं चाहते थे कि परिवार टूटे, पार्टी टूटे, और उन्होंने जीवन भर इसकी कोशिश की थी।
और उनके जाने के बाद इस भूमिका को मेरे चाचा जी को ही निभाना था। उनके बाद परिवार के, और हम बिहारी परिवार के लोग हैं, हमारे यहाँ घर के बड़े ही ये सब फैसले लेते हैं, तो ऐसे में उनकी जगह उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि पार्टी को एक रखते, परिवार को एक रखते। तो मुझे लेकिन अब इस लगता पूरे प्रकरण के दौरान आपकी माँ ने कोशिश नहीं की उन लोगों से बात करने की? सो दिस वॉज इवन मोर हर्टफुल। ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई, मेरी माँ जिनसे मुझे शिकायत रहती थी कि आप मुझे कम प्यार करते हो, अपने देवरों को, भतीजों को, उन पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, क्यों? मुझे इस बात की तकलीफ रहती थी। मेरे लिए मेरे चाचा उनके बेटे ही थे। कोई दिन ऐसा नहीं जब भाभी 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 करते वो घर नहीं आते थे। और आज वही भाभी चिराग की माँ हो जाती हैं। उनके सारे इंटरव्यूज़ में चिराग की माँ, चिराग की माँ, चिराग की माँ। मतलब कैसे ये रिश्ते बदल जाते हैं एक दिन में। सालों तक, दशकों तक जिस लेडी ने आपको एक बेटे की तरह प्यार किया, आपको, आपके परिवार को संभाला, आज 44 साल हो गए, पापा आज होते 45 साल हो गए होते इन लोगों की शादी को, और पिछले 44-45 साल से एक माँ बनकर मेरे चाचाओं को उन्होंने संभालने का काम किया, उनके परिवार को संभालने का काम किया। और आज जब वो आपको फ़ोन कर रही थी, उस पूरी रात वो लेडी सोई नहीं है एक मिनट भी, पूरी रात फ़ोन करती रही कि 1 मिनट ले आ जाइए पारस जी, 1 मिनट ले आ जाइए, हम लोग बैठ के हम लोग सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकती। एक बार वो नहीं आए, और उसके बाद वही भाभी चिराग की माँ बन जाती है। और मैंने तस्वीरें देखी, आपको घर खाली करना पड़ा, वो घर जिसमें बरसों रामविलास जी रहे थे। मतलब मेरी तो और कोई मेमोरी ही नहीं है ना उसके अलावा। मैं 82 बॉर्न हूँ, 89 में मैं उस घर में गया था, और 7-8 साल की मेरी उम्र थी, और अब उससे पहले का तो किसी को क्या ही याद रहता है। तो मेरी जितनी भी यादें हैं वो उसी घर की थी, और 34 साल मैं उस घर में मैं रहा हूँ। तो जिनके आप हनुमान थे उन्होंने मदद नहीं की आपकी? आई डोंट नो, मैं मदद की अपेक्षा भी दूसरों से रजत सर कैसे ही रखूं और क्यों रखूं? क्योंकि लोग तंज कर रहे थे, बड़े हनुमान बनते हैं। मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया ना इसमें। मैं दूसरों से तो उम्मीद तब रखता जब मेरे अपने मेरे साथ रहते, और मैं डंके की चोट पर इस बात को मैं बोलता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ सकती थी। कोई ताकत नहीं। धोखा मैंने अपनों से ही खाया है। मेरा अगर अपना सगा खून, मेरा भाई मेरे साथ होता, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा मेरे साथ होते, तो मैं किसी दूसरे के सामने क्या ही उम्मीद लगाऊं। बट हैविंग सेड इट ऑल, मुझे लगता है अब गंगा से बहुत पानी बह गया इन सब चीज़ों को लेकर। मैं बहुत आगे निकल आया हूं, वो बहुत दूर चले गए हैं। चिराग, इस आंधी में सब कुछ उड़ गया, घर चला गया, पर ये चिराग बुझा नहीं है। कुछ भी हो गया हो, इस आंधी में चिराग नहीं बुझा है। ये पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, तो कैसे वापस खड़ा कर दिया आपने पार्टी को? अब पापा ने ना गाहे बगाहे, ही नेवर एक्चुअली टॉट मी पॉलिटिकली क्या करना है नहीं करना है, बट कई बार उन्होंने मुझे कहा था कि जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आए, आगे अंधेरा दिखे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो, कन्फ्यूजन हो, विपरीत समय हो, डिफिकल्ट टाइम्स हो, ऐसे में बस लोगों के बीच जाना, उनके बीच जाना, अपने आप तुमको रास्ता दिखता रहेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। 13 जून को ये सब हुआ। 5 जुलाई को पापा का बर्थडे होता, उनके बर्थडे के दिन आई स्टार्टेड दिस आशीर्वाद यात्रा। हाजीपुर से मैंने इसकी शुरुआत की थी, और ये 1.5-2 साल तक लगातार ये यात्रा चलती गई, एंड हियर आई एम। पब्लिक से 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आपके संकट के दिन थे और आपकी पार्टी एक तरह से टूट ही गई थी, तो क्या ये सच है आपके दोस्त तेजस्वी यादव ने उनकी पार्टी आरजेडी में आपको शामिल होने का प्रस्ताव दिया था? ना ऐसा कोई प्रस्ताव आया था, ना भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव की गुंजाइश है। मेरी अपनी पार्टी है, गठबंधन में रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, बट किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा। बुरे वक्त में आपकी पड़ोसन सोनिया जी का भी कोई मैसेज नहीं आया? Well, I'm thinking of it now. नहीं। और भविष्य में इस बात की कोई संभावना है आप कभी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? Well, कहा जाता है you should never say never,
But I think this is one thing I can surely say never. तो आपके गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएंगी बिहार में? गठबंधन की अगर आप बात करें, मैं दावे के साथ कहता हूं 40 की 40 सीटें। अब मैं बताता भी हूं, कारण है मेरे इस दावे का। 2019 का चुनाव हम लोग मात्र 3 दल मिलकर लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग सिर्फ 3 दल थे, हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें जीती। 2 और ऐसे मजबूत दल जो 2019 में विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये 2 दल आज की तारीख में हम लोग के गठबंधन के साथ आए। तो जब 19 से ज़्यादा ताकत हमारे गठबंधन की 2024 में बढ़ी है, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एक सीट पिछली बार हम लोग चूक गए थे, किशनगंज की सीट, वो भी हासिल करेंगे और 40 की 40 जीतकर 400 प्लस सीटों में बिहार का ये योगदान है। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में चिराग पासवान पर इल्जाम और सवालात का एक और। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? जब मोदी जी की सरकार बने उसमें कौन सा मंत्रालय मिले? मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर इल्जाम है कि ये ओवर एम्बिशियस हैं। चिराग, आजकल जो आपकी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उसमें गाने कैसे बजते हैं मैं लोग बताना चाहता हूं। शेर का बेटा है चिराग, पूरे बिहार का चहेता है चिराग। अब 5 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैं पूरा बिहार जितवा दूंगा। तो जब 2 सीटों वाली पार्टी पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, तो 5 सीटों पर यह सोच तो रख ही सकता है। आजकल जब हम तेजस्वी की पब्लिक मीटिंग्स देखते हैं उनमें भी बहुत भीड़ आती है और बहुत जोश उस भीड़ में होता है। नहीं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको एक वैरायटी मिलती है और ये होना भी चाहिए। अंतोगत्वा हम लोग जनता के दरबार में हैं, पब्लिक डोमेन पे हम लोग खड़े हैं। निर्णय उन्हीं को लेना है, वो अपना विजन रखते हैं, मैं अपना विजन रखता हूँ। इवेंचुअली जनता को ये डिसाइड करना है कि उनको, अब मैं बोलूँगा तो लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो MY की बात करते हैं। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि बांटने वाले की राजनीति के साथ जाना है या समावेशी जोड़ने वाले की राजनीति के साथ जाना है, MY समीकरण करने वाली राजनीति के साथ जाना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच रखने वाली राजनीति के साथ जाना। अपनी पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी गाना गाते हैं। आपके तो रिकॉर्डेड गाना चलता है, वो खुद गाते हैं। वो कहते हैं तुम धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ गई तो हाथ मलोगे। ठीक है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, बस दिक्कत यह है ना कि इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर राजनीति की गंभीरता को नीचे कर दिया। आप एक प्रदेश का नेतृत्व रखने की सोच करते हैं, कैसे परिवार से आते हैं जहां आपके परिवार में ही 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है राजनीति में गंभीरता का बने रहना ज़रूरी है। एक बड़े राज्य के नेतृत्व की सोच आप जब रखते हैं तो ऐसे में उसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, उनका ऐसे एक गाने से एनडीए के जितने नेता आते हैं ये भाषण देते हैं, लेकिन कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। आज से 1 दशक पहले रजत सर मुझे नहीं पता था और मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी पता कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, कौन से पायदान पर थी, नहीं थी। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ये हो गया एक विषय। अब लोग बोलेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्रियों से लेना देना हमें क्या, बट जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा कमाई आती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। ये वो बुनियादी तौर पर देश को मजबूत करने की दिशा में रखे गए नींव है, जो मुझे विश्वास है
कि 2047 तक जब हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसके लिए इस नींव का मजबूत होना ज़रूरी है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दें? महिलाओं के लिए क्यों, फॉर दैट मैटर इवन पुरुषों के लिए। भाई हम लोग क्या खुले में जाने का कोई किसी को शौक है क्या? क्यों नहीं किसी ने सोचा कि उनके लिए आप एक शौचालय बना दें? ये सोच, अब ये बहुत बेसिक है, बट सोचिए आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कितना बल देती है। उज्ज्वला योजना, आज सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं गांव-गांव में, वो चूल्हा चौखट धुआं, उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा लाभ, ये तमाम चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक हैं, बट जब आप किसी गांव में जाइएगा ना, ये सबसे बड़ी ज़रूरतों में से हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज उस गरीब की सबसे बड़ी ज़रूरतों को चिन्हित कर कर उस नींव को मजबूत किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल में जब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे अर्थव्यवस्था के मायने में, आज पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये डेटा है ऑथेंटिक, ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई डेटा बना के लेकर आ रहा हूँ। 25 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी रेखा से। आप विकसित देश तभी बना पाएंगे ना जब विकसित राज्य होंगे, जब विकसित विधानसभाएं होंगी, विकसित प्रखंड होंगे, ब्लॉक्स बोलते हैं कई जगह पे, ब्लॉक होंगे, पंचायतें होंगी, गांव होगी। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। तो जो लोग ये गाना गा के भाषण देते हैं, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा क्या है? जब मोदी जी की सरकार बने उसमें कौन सा मंत्रालय मिले? अच्छा, पहली बात तो थैंक यू। पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ओवर एम्बिशियस मैं इसको कतई इल्ज़ाम नहीं मानूंगा। और मैं चाहता हूं और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, होइए एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होइए। जब तक आप ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। दुनिया निर्दयी होती है, लोग आपको सिर पीछे खींचेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा और ये हर किसी को होना चाहिए। तो मैं अच्छा मानता हूं कि मैं हूं। अब जनता में से हम लोग सवाल ले लेते हैं। आप एक एक्टर रह चुके हैं और आप बहुत गुड लुकिंग भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? सिर्फ कैंपेनिंग के दौरान? आप बता सकते हैं। नहीं, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न लोग थोड़ा घबरा जाते हैं मेरे पास आने से। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी वाइब्स देता हूँ, बट ठीक है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो मैं ही ब्लश कर जाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ तो अच्छा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि मैंने सुना है कि आपको आपकी मूवी के डायलॉग्स याद नहीं होते थे, तो हाँ। आपको इतने लंबे लंबे भाषण कैसे याद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पता है, दिस यूज्ड टू हैपन एक्चुअली में रजत सर, मतलब मैं सेट पे जाता था तो मुझे 1 पन्ने का डायलॉग दिया जाता था, है ना, और जब मैं बोलने लगता था तो मैं उसको 2.5 पन्ने का बना देता था, बोलता ही रहता। अब नेता का खून है, ठीक है, तो अब वो उबाल तो मारता ही था, इम्प्रॉम्प्टू बोलने की आदत है। तो जो आधे मिनट का सीन होता था मैं उसको 2.5 मिनट 3 मिनट तक मैं उसको खींचता रहता था। तो ये मेरे साथ सही में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, ना मुझे डायलॉग्स याद होते थे, और इसीलिए अब भाषण याद करके नहीं देता, ना पढ़ के देता हूँ, जो दिल में आता है बस वो बोलता हूँ। 1-2 सवाल ले लीजिए। आप इतने युवा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? भाई मेरे पास अगर इसका जवाब होता तो मैं ज़रूर दे देता, बट भविष्य वक्ता नहीं हूँ। और फिर वही बात है जो मैंने अच्छा ये बता दीजिए, नीतीश कुमार कब रिटायर हो जाएंगे? हम लोग जनता के उसमें है, पब्लिक डोमेन में है। जनता जिसको नकारेगी वो रहेगा नहीं, जिसको स्वीकारेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं खुद बिहार से हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या अलग करना, क्या ऐसा दावा करते हैं कि आप कुछ अलग लाएंगे? जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मतलब आप क्या अलग दावा करना चाह रहे हैं? मैं जिस बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं निकला हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में चौमुखी विकास की ज़रूरत है। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखना होगा, जहाँ एक तरफ शिक्षा पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक शिक्षा नहीं आएगी ये जात पात धर्म मज़हब
नेताओं का भड़काना, लोगों को उलझाना, ये सब चलता रहेगा। तो शिक्षित होना, और मेरे लिए रजत सर ये चिंता की बात है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हम लोग उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं? दूसरा, राज्य का राजस्व हम लोग को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगा कैसे? हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं रजत सर, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावना है। अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, आस्था एक तरफ है, मैं अभी आस्था पे जा ही नहीं रहा, पर सोचिए उस क्षेत्र का आर्थिक कितना विकास होने लग गया। वहाँ पर होटल्स आने लगते हैं, रिजॉर्ट्स आने लगते हैं, एमएनसीज आने लगते हैं। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? नाउ जस्ट इमेजिन, वो मंदिर बनने के बाद फिर एक बात है कि आस्था एक तरफ, जिन लोगों का विश्वास है वो जाएंगे। अब सोचिए 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया है, गौतम बुद्ध की धरती, आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर आता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, आपका वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, कितने सरदार समुदाय से सिख लोग वहां पर आते हैं वहां पर। तो अगर इन सबको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अगर इसको विकसित कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, वहाँ पे किसानों को लेकर, अब मैं हाजीपुर, मेरे पिता जहाँ से रहे, वहाँ पर अगर हम लोग, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, जो भी हाजीपुर से होगा जानेगा। हाजीपुर का वो केला डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बन जाता है, और उसकी अच्छे से पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब होती है। अब यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहीं पे उस किसान के हाथ में ज़्यादा दाम आएगा, वहीं पे उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। मखाना, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया में फेमस कर दिया। अब वो मखाने को अगर हम लोग वहीं पे उसकी पैकेजिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करने लग जाएं, तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। एक और, हम लोग आधा साल तो बिता देते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में। आधा बिहार, अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट मैं लिख के आपको देता हूं, ये जुलाई का महीना बीतने दीजिए, आधा बिहार मेरा बाढ़ में जाएगा, आधा सुखाड़ में जाएगा। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना पर, इससे सिंचाई की भी समस्या का हल होगा। ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में हम लोग लेकर जाएं जहां पे सुखाड़ की समस्या है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अगर हम लोग तत्काल प्रभाव से अगर हम लोग काम करने लग जाएं, तो बिहार को हम लोग वापस से उसी ग्लोरी में ला सकते हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आप प्रखंड स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे चले जाइए, नहीं है अभी भी व्यवस्था। इन सारी चीज़ों को, जिस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड करके, टाइम बाउंड करके हम लोग को इसमें आगे जाना होगा। तो ये मेरी सोच है जिसके साथ, एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन कंसर्निंग बिहार की समस्या, आई हैव अ सोल्यूशन टू इट। मैं यहाँ पे समस्या सुनाने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए हूँ। ये सुन के चिराग अच्छा लगा कि आपके दिमाग में एक विजन है, बिहार कैसा हो, कैसे प्रगति कर सकता है। और बाकी सवाल जो आपसे पूछे, इल्ज़ाम लगे, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अनंत विजय का फैसला आज के मुकदमे पर। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया बिहार के नौजवान नेता चिराग पासवान पर। चिराग पासवान से पूछा उनकी विरासत के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनकी एम्बिशन के बारे में और उनके विजन के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अनंत विजय के फैसले का। रजत जी जैसे प्रोसिक्यूटर हों और चिराग जैसे युवा बिहारी कटघरे में हों तो मुकदमा बहुत दिलचस्प होता है। और हमने देखा कि रजत जी ने तमाम तरीके से चिराग पर आरोप लगाने का, इल्ज़ाम लगाने का और प्रश्नों के घेरे में लेने का प्रयास किया। लेकिन चिराग ने न सिर्फ पारिवारिक विवाद, परिवारवाद और राजनीति के सारे मसले को और बिहार को लेकर अपने एक विज़न को सबके सामने रखा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रजत जी के सारे आरोपों को
पर अपना मत रखने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि अदालत उनके मत से संतुष्ट हुई, लिहाजा अदालत चिराग पासवान को बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि चिराग पासवान बिहार की जनता के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करते रहेंगे और जीवन में वो बहुत बुलंदियों पर पहुंचेंगे, सफलता हासिल करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।